नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति, खान पान और परिधान तथा पहनावा के बारे में आप जानना चाहते हो, तब आप उस क्षेत्र विशेष के मेला में भाग ले सकते हो। बिहार में भी अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे मेले आयोजित किए जाते हैं। बिहार के कई ऐसे मेले हैं जो अपनी पहचान बिहार राज्य के साथ साथ भारत और विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बना रखा है। आज के सेशन में हम बिहार के मेला के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिहार के सभी मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर बात मेला की किया जाए तो मेला के अंतर्गत ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ऐसे ही बिहार के मेलों के अंतर्गत आप बिहार की ग्रामीण संस्कृति की झलक देख सकते हो। बिहार के कुछ मेले जैसे सोनपुर का मेला अपनी पहचान विश्व स्तर पर दर्ज करा रखा है, जो दुनिया के सबसे बड़ा पशु मेला के तौर पर जाना जाता है। मेला न केवल आर्थिक व्यापार के केंद्र के तौर पर जाना जाता है, बल्कि ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन के दर्शन भी कराता है। अगर आप मेला में शामिल होते हो तो आप देखोगे कि उस क्षेत्र विशेष की जो शिल्पकला है, धर्म और संस्कृति है, खान पान है, पहनावा है, इन सब के बारे में आप मेला में शामिल होकर जान सकते हो, उसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कई सारे प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो सोनपुर में आयोजित होने वाला सोनपुर विश्व पशु मेला है। इसी प्रकार से राजगीर का मलमास मेला है। गया में विष्णुपद मंदिर में आयोजित होने वाला पिंडदान का मेला है। तो कई सारे प्रसिद्ध मेलों का आयोजन बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं सोनपुर मेला के बारे में। सोनपुर का जो मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता? सोनपुर मेला का आयोजन सारण जिले के सोनपुर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। सोनपुर सारण जिला का एक शहर है जो गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सोनपुर मेला के साथ साथ हरिहर नाथ क्षेत्र के लिए भी जाना जाता, जहां भगवान शिव का एक शिवलिंग है, जिसमें भगवान विष्णु और भगवान महादेव का अंश देखने को मिलता है। इसलिए उसे हम हरिहर नाथ क्षेत्र कहते हैं। सोनपुर की अगर बात किया जाए तो सोनपुर की अवस्थिति कहाँ है, सोनपुर का लोकेशन कहाँ है? सोनपुर गंडक और गंगा के संगम पर बसा हुआ एक शहर है। इसी सोनपुर शहर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता। यह मेला राज्य का सबसे पुराना और विशाल मेला है। 1850 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से इस मेला का निरंतर तौर पर आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन से सोनपुर मेला प्रारंभ हो जाता है और अगले 1 महीने तक यह मेला जारी रहता है। मुख्य तौर पर अगर इस मेला की बात किया जाए तो यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है, और सबसे बड़ा में आप ध्यान रखना कि यह पशु मेला है, कैटल फेयर है। इस स्थान को हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो शिवलिंग है वो कौन सा शिवलिंग है? तो भगवान विष्णु जिन्हें हरि कहते हैं और भगवान शिव जिन्हें हर कहते हैं, इसलिए हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनक नगरी जा रहे थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए, तब रास्ते में उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग का निर्माण किया था और भगवान शिव की पूजा किया था, और उसी से ये विश्व प्रसिद्ध है। इसकी अपनी विशेष प्रसिद्धि देखने को मिलती है। धार्मिक ग्रंथों की बात किया जाए तो धार्मिक ग्रंथों में हरिहर क्षेत्र तथा गजग्राह की लीला क्षेत्र भी इससे संबंधित है। देखो, सोनपुर का मेला हाथियों के व्यापार के लिए जाना जाता है। हालांकि अब तो हाथियों का व्यापार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह हाथियों के व्यापार के लिए यह मेला जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम ने सीता स्वयंवर के लिए जाते समय अपने हाथों से किया था, और आगे चलकर जब ये मंदिर खराब हो गया, इसकी जो संरचनाएं हैं उसमें समस्या आ गई, तब इसकी मरम्मत राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि अशोक के नवरत्नों में से एक थे। मुगल काल में राजा राम नारायण ने इस मंदिर को एक व्यापक रूप प्रदान किया, और तब से यह मंदिर अपने विशेष प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मेला जो बिहार का है वो है सोनपुर का मेला। और सोनपुर का मेला कैसा मेला है? एक पशु मेला है। ये 1850 से इसका आयोजन प्रारंभ हुआ था, और अब यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का प्रारंभ होता है, और पूरे अगले 1 महीने तक यह मेला जारी रहता है। यह मेला मुख्य तौर पर हाथियों के व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन अब हाथियों का व्यापार नहीं होता है, बहुत अगर होता भी है तो बहुत कम है, लेकिन पहले यहाँ पे हाथियों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था। तो पहला मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला। और यहाँ पे मंदिर कौन सा है? तो हरिहरनाथ टेम्पल है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता कौन सी है कि भगवान राम जब सीता स्वयंवर के लिए जा रहे थे तब उन्होंने इस मंदिर का यहाँ पे एक शिवलिंग का निर्माण किया था, इसीलिए इस शिवलिंग को हरिहरनाथ मंदिर या हरिहरनाथ धाम के तौर पर जाना जाता है। बिहार का अगला प्रसिद्ध मेला है पितृपक्ष का मेला। पितृपक्ष का मेला क्या है? हिंदी महीने की बात किया जाए तो आश्विन का महीना होता है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इस पूरे 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, संतान अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए गया के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में पिंडदान कार्यक्रम का आयोजन करता है। वो पिंडदान करता है। गया का विष्णुपद मंदिर जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था, और यह फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। फल्गु नदी को अंतःसलीला कहते हैं। अंतःसलीला नदी कहने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अगर संतान के द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति के लिए यहाँ पे पिंड दान किया जाता है तो पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और इसीलिए इसे अंतःसलीला या मुक्ति धाम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, तो उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो तीर्थ यात्रा करता है। लेकिन अगर आप गया विष्णुपद मंदिर की यात्रा करते हो, पिंड दान करते हो, तो इसका पुण्य पूर्वजों को मिलता है, पितरों को मिलता है, इसीलिए इसे पितृपक्ष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपक्ष पूर्णिमा से आश्विन माह में एक पक्ष के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु गया जिले में पिंड दान किया जाता है। और कहां पे पिंड दान किया जाता? तो फल्गु नदी का तट और विष्णुपद मंदिर में ये पिंड दान का पूजा का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हो वहां पे लोग स्नान करते हैं फल्गु नदी में। पहले तो क्या होता था कि फल्गु नदी में पानी नहीं होता था, तो बिहार सरकार के द्वारा वहां पे गया जी डैम, एक रबर डैम का निर्माण किया गया है ताकि वाटर लेवल मेंटेन किया जा सके, और जो तीर्थयात्री विष्णुपद मंदिर धाम पहुंचते हैं वो स्नान कर सकें और फिर पूजा अर्चना कर सकें और अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकें। ऐसी एक मान्यता है कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ यहां पहुंचे थे और अपने पिता दशरथ के पितृ की मुक्ति के लिए पिंड दान किया था, और इसीलिए इसका प्रसिद्धि है। और इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। अगला मेला है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला, और यह बक्सर में आयोजित होने वाला मेला है। बक्सर जिला के एक गांव है ब्रह्मपुर गांव, वहीं पे इस मेले का आयोजन किया जाता। सोनपुर मेला की तरह बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला भी एक पशु मेला है, कैटल फेयर के तौर पर जाना जाता है।
शिवरात्रि एवं बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वर्ष में 2 बार इस मेले का आयोजन होता है और यह भी एक पशु मेला के तौर पर ही जाना जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण मेला है बैसाली का मेला। बैसाली ऐतिहासिक तौर पर काफी प्रसिद्ध स्थान है। बैसाली जिला में ही कुंड ग्राम के अंतर्गत भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो चूंकि बैसाली जो है वो भगवान महावीर का जन्म स्थली है और इसीलिए वहां पे बैसाली का मेला का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म स्थली है ये। तो चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को यह मेला का आयोजन किया जाता। तो आप एग्जैक्ट जानकारी याद रखें, ये चैत्र मास में मेला का आयोजन किया जाता। चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि को इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस महीने में देश भर के जैन अनुयायी भाग लेते हैं क्योंकि यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ मेला है। भगवान महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया था, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया था। यहाँ जैन आचार्य उपस्थित होते हैं। बहु सिद्धांत संगोष्ठी और चिंतन समारोह का आयोजन किया जाता है। कई सारे सेमिनार, कंटेम्पलेटेड सेरेमनीज, ये सब यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। तो बैसाली का मेला भगवान महावीर की जन्मस्थली में आयोजित किया जाता है। अगला है श्रावणी मेला। ये श्रावणी मेला क्या है? श्रावणी मेला श्रावण मंथ में आयोजित किया जाता, जब लोग कांवर यात्रा करते हैं। लोग भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से, हालांकि अब सुल्तानगंज के नाम बदलने की बात चल रही है, उसका नाम अजगैबीनाथ धाम करने की बात चल रही है। तो उसी सुल्तानगंज से जो अजगैबीनाथ धाम है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, वहां से लोग जल भरते हैं और पैदल यात्रा करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, जो कि झारखंड में है। और पूरे रास्ते में मेला का आयोजन होता है। इसी को श्रावणी मेला कहा जाता है। श्रावण और भाद्रपद में शिव भक्त, भगवान शिव के डिवोटी जो हैं, सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल ही देवघर पहुंचते हैं और देवघर का जो प्रसिद्ध रावणेश्वर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, वहां पे जल अर्पण करते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी कामना करते हैं तो वो कामना आपकी पूरी होती है। इस जगह को बाबा बैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के तौर पर भी जाना जाता है। ये भी प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट मेला है सौराठ मेला। सौराठ मेला तो अपने आप में ही एक विशेष प्रकार का मेला है और मुख्य तौर पर यह जो मेला है वो ब्राह्मणों की सभा कह सकते हो। ब्राह्मण लोग अपने कुंवारे संतान, कुमारे पुत्र को लेकर यहां उपस्थित होते हैं और जो लड़की वाले होते हैं वो भी यहां पहुंचते हैं। लड़के को देखा जाता है और जब लड़का पसंद हो जाता है तो चट मंगनी पट ब्याह का व्यवस्था करा दिया जाता है। इसी प्रकार यही मेला है सौराठ का मेला, जो कि मधुबनी जिला में मधुबनी के सभागाछी में जेठ आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता। प्रत्येक वर्ष ये मेला का आयोजन होता है। तो ये मेला क्या है? अपने आप में ही विशेष प्रकार का मेला है। अपने आप में एक अनूठा प्रकार का मेला देखने को मिलता है। अनूठा क्यों है? क्योंकि इस मेले में मैथिल ब्राह्मण परिवार के जो अविवाहित लड़के होते हैं, शादी विवाह के उद्देश्य से यहाँ पहुंचते हैं। उनकी देखो आप कैसे एक सभा लगा हुआ है। लड़की वाले जो वधू पक्ष भी यहाँ पहुंचा हुआ है, वो वर की अपनी पहचान करेगा और जो वर पसंद आ गया उसका वहीं पे विवाह तय कर दिया जाएगा और फिर आगे अपनी तिथि वगैरह तय करके विवाह संपन्न करा लिया जाता है। तो ये आप अविवाहित लड़के यहाँ पे उपस्थित होते हैं। मधुबनी जिला के सभागाछी में सौराठ मेला। एक और इंपॉर्टेंट मेला है बौंसी का मेला। यह बौंसी क्षेत्र कौन सा है? बांका जिले का जो मंदार पर्वत का इलाका है उसे ही हम बौंसी क्षेत्र कहते हैं और उसी क्षेत्र में बौंसी का मेला लगता है। इसे आप मंदार पर्वत मेला के तौर पर भी जान सकते हो। तो मेले का आयोजन कहाँ हो रहा है? भागलपुर, बांका जिला, क्योंकि पहले तो वो भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब बांका जिला भागलपुर से अलग हो गया।
तो बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है। मंदार पर्वत को लेकर अपनी एक विशेष मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवता और दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन में जो रस्सी के तौर पर शेषनाग का प्रयोग किया गया था और जो मथनी था, मथनी के तौर पर इसी मंदार पर्वत का उपयोग किया गया था और ये पर्वत टिका रह सके तो उसके लिए भगवान विष्णु कुर्रम अवतार लिए थे, कछुए का अवतार लिए थे और उन्हीं की पीठ पर इस मंदार पर्वत को रखा गया था और शेषनाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करके समुद्र मंथन किया गया था। मंदार पर्वत का जो इलाका है यहाँ पे जैनियों के 12वें तीर्थंकर बसु पूज्य की निर्वाण स्थली भी है। तो यह क्षेत्र जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं पे एक तालाब है और उसमें एक विष्णु का मंदिर है जहां पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो बौंसी का मेला, यह भी मान्यता है कि यहां अवस्थित एक पवित्र कुंड में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। तो इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। लोग पूरे राज्य भर से यहाँ पहुंचते हैं, देश भर से लोग पहुंचते हैं, इस तालाब में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चूंकि इस तालाब में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था, त्रिलोकीनाथ ने स्नान किया था, तो अगर इस तालाब में स्नान करेंगे तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है इस क्षेत्र को लेकर। नेक्स्ट मेला है सिमरिया घाट का मेला। सिमरिया क्षेत्र का मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में जब सूर्य उत्तरायण में होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की अवस्था होती है, तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब यह मेला बरौनी जंक्शन से 8 किलोमीटर दूर पूरब में राजेंद्र पुल के आसपास आयोजित किया जाता। इस मेले का धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व है। ऐसा देखने को मिलता है कि लोग यहाँ पे नदी के किनारे मिट्टी और फूस का मकान बनाते हैं, कुछ दिन तक वहां निवास करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। ऐसी एक मान्यता है सिमरिया मेला को लेकर। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर में गंगा नदी तट पर अवस्थित सिमरिया घाट पर सिमरिया मेला, जिसे कल्पवास मेला के तौर पर भी जाना जाता है, का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर गंगा में स्नान करने पर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नेक्स्ट मेला है मलमास मेला। इसे 2 मास मेला भी कहते हैं, क्योंकि जब किसी वर्ष कोई महीना 2 महीना पड़ता है तब मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास मेला होता है, अर्थात वर्ष में 1 माह जब अधिक हो जाता है तब मलमास मेला का आयोजन किया जाता और यह राजगीर में आयोजन किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जब राजगीर में ध्वज गाड़ा जाता है तो 33 कोटि के देवी देवता यहां पे उपस्थित होते हैं, तो लोग इस मेला में भाग लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुराणों में वर्णित 33 कोटि देवी देवता इस मास में यहाँ पे निवास करते हैं। तो हिंदू लोग इस मेले को काफी पवित्र और आस्था के साथ मनाते हैं। लोग राजगीर की यात्रा करते हैं, राजगीर में कुंड में गर्म जल कुंड में स्नान करते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं ताकि देवी देवता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके। तो राजगीर में आयोजित किया जाता है मलमास मेला, जिसे 2 मास मेला के तौर पर भी जाना जाता है। अगला मेला है जानकी नवमी मेला। ये जानकी नवमी, जानकी धाम कहां पे? सीतामढ़ी में। तो यह मेला जो है प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है, क्योंकि रामनवमी के अवसर पर भगवान रामचंद्र, माता सीता और राम भक्त हनुमान की पूजा की जाती है और इसी अवसर पर जानकी नवमी मेला का आयोजन होता। कहां पे? तो सीतामढ़ी में, क्योंकि सीतामढ़ी में ही जानकी मंदिर है। वहीं पे विवाह पंचमी मेला का भी आयोजन किया जाता है। ये सीता स्वयंवर से जुड़ा हुआ प्रथा है, क्योंकि माता सीता किस डायनेस्टी से जुड़ी हुई थी? जानकी, जनक
की पुत्री थी, जानकी वंश से थी, तो यहीं पे मिथिला का जो विदेह वंश है जिसके राजा जनक थे, उसी वंश से माता सीता का संबंध देखने को मिलता है। तो जनक क्षेत्र में जन्म हुआ था, तो जनक की पुत्री थी इसलिए उनको जानकी कहते हैं, और इसलिए वहां पे जानकी मंदिर है। और उनका विवाह हुआ था भगवान राम के साथ, जो कि अयोध्या अवध के राम थे, इसलिए यहाँ पे विवाह पंचमी मेला का भी आयोजन किया जाता है। यानी कि इसका आयोजन राम जानकी विवाह उत्सव के तौर पर लोग सेलिब्रेट करते हैं। राम और सीता के विवाह उत्सव के तौर पर मेला का आयोजन किया जाता है। अगला मेला है सिंधेश्वर स्थान का मेला। यह मेला बिहार के मधेपुरा जिले में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर था और अभी भी है। यहीं पे शिवरात्रि के समय विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ये मेला कौन सा है? सिंधेश्वर स्थान का मेला है। आप देख सकते हो ये भगवान शिव का मंदिर है, मधेपुरा अवस्थित है, और यहीं पे सिंधेश्वर क्षेत्र का मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आप सबौर मेला देख सकते हो। देखो, सबौर मेला कोई धार्मिक महत्व का मेला नहीं है, यह एक कृषि मेला है, एक एग्रो फेयर के तौर पर जाना जाता है। बिहार का जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, तो उसी से संबंधित है भागलपुर का सबौर कृषि विश्वविद्यालय, और इसी सबौर कृषि महाविद्यालय के क्षेत्र में सबौर मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये जो सबौर कृषि महाविद्यालय किसके अंतर्गत है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि पूसा समस्तीपुर के क्षेत्र में है, उससे जुड़ा हुआ है। इस मेले में कृषि वैज्ञानिक नई नई कृषि तकनीकों, नई नई बीज के बारे में प्रदर्शनी लगाते हैं। किसान भाई वहां पहुंचते हैं और इनके बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। नए नए फल, फूल, बीज, पौधे के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। अगला मेला है सहोदरा मेला। सहोदरा मेला का आयोजन पश्चिम चंपारण के सहोदरा में किया जाता है। सुभद्रा के अति प्राचीन मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला थारू जनजाति से संबंधित है, तो थारू जनजाति के लोगों के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता और उन्हीं से संबंधित यह मेला है, इसलिए इसे थारुओं का मेला कहते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है झांझार कुंड महोत्सव। ये जो झंझार कुंड का महोत्सव है, जिसको झांझर कुंड महोत्सव कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है सिख अंगहेरी कम्युनिटी के द्वारा सासाराम में। सासाराम में झंझार कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात है कैमूर पर्वत श्रेणी में, और उसी झंझार कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात के क्षेत्र में झंझार कुंड महोत्सव का, झंझार कुंड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता। जनरली इस महोत्सव का आयोजन वर्षा ऋतु में किया जाता है, तो ये प्रसिद्ध है झंझार कुंड महोत्सव। इसके अलावा ये तो कुछ प्रमुख मेले हैं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मेले हैं जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन किया जाता है। जैसे आप एक देख सकते हो महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला, ये बढ़िया क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। काली पूजा मेला फारबिसगंज क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जो कि पूर्णिया का इलाका है। गुलाब बाग का मेला पूर्णिया, पंचकोश का मेला बक्सर, गुप्त धाम का मेला रोहतास। तो ये कुछ छोटे छोटे मेले हैं जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इसका आयोजन देखने को मिलता है। इसके अलावा बिहार में दो महोत्सव है, एक तो आपने मंदार महोत्सव को देख सकते हो, एक वैशाली महोत्सव को देख सकते हो, और एक राजगीर महोत्सव। तो दो नहीं बल्कि 3 महोत्सव बिहार में प्रसिद्ध देखने को मिलते हैं। तो राजगीर महोत्सव, इस महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 1986 में किया गया था, और इसका आयोजन राजगीर के ऐतिहासिक आजाद शत्रु किला मैदान में किया जाता है। जब आप राजगीर बस स्टैंड से कुंड की ओर आगे बढ़ोगे तो रास्ते में आपको अजात शत्रु किला मैदान मिलेगा। उसी किला मैदान में इस राजगीर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव ऐतिहासिक प्राचीनता, परंपरा और आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि यह एक सिंथेसिस ऑफ हिस्टोरिसिटी, एंटिकिटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का एक सिंथेसिस देखने को मिलता है राजगीर महोत्सव। दूसरा प्रमुख महोत्सव है तपोवन महोत्सव। राजगीर से ही कुछ दूरी पर तपोवन आता है, और
14 जनवरी को जिस दिन मकर संक्रांति या खिचड़ी पर्व का आयोजन किया जाता है, उसी अवसर पर 3 दिवसीय तपोवन महोत्सव का आयोजन किया जाता। इस तपोवन महोत्सव की खास बात यह है कि धर्म, कामना और मोक्ष, धर्म, कामना और मोक्ष, ये तीनों की संगम स्थली के तौर पर देखने को मिलता है। इसको लेकर एक मान्यता है कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के द्वारा भी इस क्षेत्र का विस्तार वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि यह एक ऐसा स्थल है जो कि जहां पे तपस्या का स्थान है। तपोवन का जो क्षेत्र है काफी ज्यादा पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जल क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये बड़ा मनोरम क्षेत्र है और यह एक तपस्या का केंद्र था, तो इसका अपना ही एक विशेष महत्व माना जाता है और इसीलिए तपोवन का जो जगह है काफी प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका वर्णन कई महत्वपूर्ण लोगों ने किया है। जैसे आप देख सकते हो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया है, चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत आया था। तो इन तीनों के द्वारा इस तपोवन के बारे में वर्णन किया गया है। महाकवि भास ने स्वप्नवास बदता पुस्तक का लेखन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने तपोवन का रोचक वर्णन किया है, तपोवन के बारे में विस्तार से बताया है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो तपोभूमि है, ये तपोवन जो है बिंबिसार काल में कश्यप ऋषि का आश्रम हुआ करता था। काफी प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे कश्यप ऋषि, तो ये कश्यप ऋषि का आश्रम हुआ करता था और तपोवन में बुद्ध के पुत्र राहुल ने भी तप साधना किया था। भगवान बुद्ध का एक पुत्र था राहुल, और राहुल के जन्म के बाद ही भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि राहुल का मतलब तो बंधन होता है, तो ये जो पुत्र है उन्हें सच का जो रास्ता है, सच्चाई की जो रास्ता है, मुक्ति का जो मार्ग है, ढूंढने में अवरोध पैदा करेगा, इसलिए वो घर छोड़ दिए थे। आगे चल करके राहुल भी बौद्ध संघ में शामिल हो जाता है और राहुल इसी तपोवन में ही तप किया था, साधना किया था और इसी वजह से तपोवन की अपनी एक विशेष महत्व देखने को मिलता है, क्योंकि इसके महत्व के बारे में काफी लोगों ने चर्चा किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण महोत्सव के तौर पर देखने को मिलता है। आपने देखा कि जो बिहार है कई प्रसिद्ध महोत्सव, कई प्रसिद्ध मेलों के लिए जाना जाता है, जिसमें अगर कुछ ऐसे मेलों की बात करें जिसने अपनी पहचान विश्व स्तर पर बनाई है, तो वो है सोनपुर का मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, लार्जेस्ट कैटल फेयर इन द एशिया के तौर पर जाना जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे इसके अलावा जो राजगीर महोत्सव है, तपोवन का महोत्सव है, वैशाली का महोत्सव है, मंदार पर्वत का महोत्सव है, ये काफी सारे महोत्सव हैं जो अपनी पहचान संपूर्ण भारत के स्तर पर बनाए हुए हैं। तो ये था संपूर्ण जानकारी बिहार के मेलों के बारे में। जब हम अगली सीरीज में, अगले सेशन में मिलेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति के अगले सेशन में, तब हम बात करेंगे बिहार के नृत्य एवं संगीत के बारे में। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।